MTE04 ब्लॉक 1 चैप्टर 2। आज हम पोलर फॉर्म डिस्कस करेंगे। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए पोलर फॉर्म क्या होता है। जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्सप्रेस आयोटा y को रिप्रेजेंट करना सीखा था कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। उसी तरीके से पोलर फॉर्म भी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि होती है z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे मानिए अगर हम कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेंगे तो उसके लिए हमारे पास x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स होंगे। सपोज यहाँ पर हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था उसके x और y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर आए हैं, इसको हमने नाम पॉइंट P दिया। और तो जब हम इस पॉइंट P को इस O से जोड़ेंगे, ओरिजिन से जोड़ेंगे, और ये तो आपको पता ही है, ये परपेंडिकुलर क्या होगा, y होगा, और ये क्या होगा, x होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक y। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल मिल रहा है। और वैसे ये जो OP है, यहाँ पर ओरिजिन O है, ये है पॉइंट P। ये जो OP होता है ये एक वेक्टर होता है। वेक्टर आप लोगों को शायद पता होगा, दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी ध्यान दिया जाता है। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर हम वेक्टर OP की बात करें तो ये OP क्या है, ये OP इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। हाइपोटेनस हमारा OP है, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू P यानी कि y स्क्वायर, B यानी कि x स्क्वायर, और जब हम यहाँ से OP हटाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और तो यहाँ से हमने क्या फाइंड किया, OP फाइंड किया। तो ये जो OP होता है हम इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। OP क्या है, यहाँ पर R है। R क्या होता है, R को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि R इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z। मॉड्यूलस आपको पता होगा कि मॉड्यूलस जो होता है वो माइनस जो साइन होता है उसको खा जाता है, यानी कि अगर हमारे पास मॉड्यूलस में -a है तो हम इसको इक्वल्स टू a लिख सकते हैं। तो ये जो R होता है यानी कि जो OP वेक्टर हमारा फाइंड किया वो क्या हमारे लिए मॉड्यूलस है, जो कि यहाँ पर हम डालेंगे जब हम अपनी पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर थीटा की। थीटा क्या होता है, जो थीटा होता है उसे आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। एक्चुअली आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट एंगल ही होता है। किसी भी अगर हम किसी भी टर्म का आर्ग्यूमेंट फाइंड कर रहे हैं मतलब हम उसका एंगल फाइंड कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। अब ये आपको पता होगा कि जूनियर क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ये पढ़ा है कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, और यहाँ पर 3π/2 होता है, और जब रोटेट करके आते हैं तो यहाँ पे 2π होता है। देखो क्या होता है, यहाँ पे ये 2π, 2π, π/2, 3π/2, 0, ये क्या है, ये एंगल्स है, एंगल्स इन द
रेडियन फॉर्म, जैसे हम डिग्री में एंगल फाइंड करते हैं उसी तरीके से हम रेडियन में भी एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है अगर हमें कोई दो गिवन आर्म्स है या फिर लाइन है, उनके बीच का अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो वो एंगल दो तरीकों से निकाला जा सकता है। एक तो ये वाला, यहाँ से हम निकाल सकते हैं और एक और क्या होता है, ये जो पीछे की साइड से होता है एंगल, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो उसी तरीके से जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंगल फाइंड करेंगे तो उसको भी दो तरीकों से हम निकाल सकते हैं। एक तो कौन सा, एक तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं सपोज, और एक इसकी जगह हम ये वाला पूरा एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब हम एंगल फाइंड करेंगे तो हम हमेशा एंगल एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से फाइंड करेंगे। तो अगर हम इन दोनों बीच के एंगल फाइंड करें तो एक तरीका तो ये कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और एक तरीका क्या है, हम ये पूरा भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच के एंगल निकालूं तो मैं यहाँ से भी निकाल सकती हूँ और यहाँ से भी निकाल सकती हूँ। अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो हम एंगल यहाँ से भी निकाल सकते हैं और या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और एक हम पूरा सर्कल भी निकाल सकते हैं जो क्या होता है 360 होता है, जिसको हम 2 पाई बोलते हैं। अब जब हम किसी भी कार्टेशियन किसी भी आर्गुमेंट को जब हम ग्राफ में शो करते हैं तो वो हमारे पास इन चारों क्वाड्रेंट में से, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ होता है, वो इन चारों क्वाड्रेंट में से किसी भी एक क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। हमें किस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अपनी पोलर फॉर्म फाइंड करनी है, वो डिपेंड, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि वो जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, सेकंड में लाई करते हैं, थर्ड में लाई करते हैं या फिर फोर्थ में लाई करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कि हम ये आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमें ग्राफ गिवन है, सपोज हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर देता है उससे हमें एक्स और वाई क्वाड्रेंट मिले हैं, और ये सपोज ये पॉइंट P जो एक्स वाई को डिनोट कर रहा है यहाँ पर है, तो ये हो गया एक्स और ये वाई। अब ये जो थीटा होता है यानी कि आर्ग्यूमेंट जो होगा कैसे निकल सकता है, आपको पता है परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स याद होंगी ना, ये हमने जूनियर क्लासेस में सीखी हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये एक हम इनकी मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेते थे। यहाँ पे आता था साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, साइन का जो कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता है, और कॉट टेन का अपोजिट होता है। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर हमें यहाँ पे थीटा निकालना है, देखो हमें बस आर्ग्यूमेंट निकालते टाइम ये इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा जो थीटा है या जो भी हमारे क्वाड्रेंट जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं या फिर सेकंड में करते हैं, थर्ड में करते हैं या फिर फोर्थ में करते हैं। तो अभी हमने क्या चुना है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट चुना है। तो इस केस में हमारा थीटा क्या हो सकता है या फिर हमारा आर्ग्यूमेंट क्या हो सकता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हम निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर, ये उल्टा हो गया, y और बेस क्या है, x है, तो y अपॉन x। अब आपको पता है y क्या होता है, y इमेजिनरी पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और x रियल पार्ट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जहां से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। ये बात हो रही थी आर्ग्यूमेंट ऑफ z की कब, व्हेन z lies in the first quadrant। अब सपोज हमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसके लिए जब हमने एक्स वाई या फिर उसको जब हमने प्लॉट किया तो वो हमें कहाँ पर मिलता है, सपोज वो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है। तो यहाँ पे हमारा थीटा कैसे निकलेगा, याद रखना हमें जो एंगल निकालना था वो हमेशा एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही निकालना होता है, इस तरीके से, ना कि ये होगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही हमें एंगल फाइंड करना है। तो इस केस में देखो एंगल कैसे निकलेगा, ये आपको याद होगा, ये हमने जूनियर क्लासेस में सीखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो भी एंगल बनता है पॉजिटिव एक्स के साथ वो क्या होता है,
थीटा होता है, सेकंड में पाई माइनस थीटा, नेक्स्ट में पाई प्लस थीटा और इसमें 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो उस केस में जब हम अपना आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालेंगे, व्हेन z लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा या टेन थीटा वो होगा p अपॉन b इज इक्वल टू y अपॉन x इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। अब याद रखना ये जो हमने वैल्यू निकाली एक्चुअली हमने थीटा की नहीं निकाली, ये हमने इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू निकाली। तो हम इसको मान लेते हैं सपोज ये थीटा डैश है, तो अभी हम यहाँ पे टेन थीटा नहीं, अभी हम यहाँ पे टेन थीटा डैश फाइंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो एंगल चाहिए होता है वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ चाहिए होता है, और जबकि ये हम एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ निकाल रहे हैं। तो इस केस में जब हम सपोज हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली थीटा टेन थीटा डैश की वो ए मिली। सपोज हमें यहाँ से ए वैल्यू मिलती है, तो इस केस में हमारा जो भी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा यानी कि जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो पाई माइनस ए होगा, यानी कि हम पाई में से ए को माइनस कर देंगे। अब देखते हैं थर्ड केस, जब हमारा z थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, व्हेन z लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो उस केस में क्या होगा, ये होगा पॉइंट P। याद रखना यहाँ पे हमने जो पॉइंट P बनाया था उसके क्वाड्रेंट माइनस एक्स और y होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे माइनस एक्स और माइनस, यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे माइनस एक्स और माइनस वाई। तो हमारा जो एंगल निकालेंगे हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ये वाला थीटा। अब ये थीटा आपको पता है ना, हम यहाँ पे पाई प्लस थीटा करते हैं। पाई प्लस थीटा क्यों करते हैं, क्योंकि इस पाई में हमें इसको ऐड करना पड़ता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे देखिए, और इस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल पाई प्लस थीटा क्यों होता है, पाई माइनस थीटा क्यों होता है, क्योंकि हम जब एंगल निकाल रहे थे तो हम एंगल इस एक्सिस के अलोंग निकाल रहे थे और हमें इस पूरे में से इसको हटाना पड़ेगा, तो इसलिए पाई माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा एक्चुअली हमने थीटा डैश लिया था, और तो यहाँ पर अगर हमें थीटा चाहिए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा लेना पड़ेगा, जो थीटा, और ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई। तो इस केस में जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेम वाई अपॉन एक्स, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट क्या है वाई, रियल पार्ट क्या है एक्स। अब एक्चुअली ये थीटा नहीं निकला, ये क्या निकला हमारा थीटा डैश निकला है ना। अब ये थीटा डैश जब फाइंड हो जाएगा तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा पाई प्लस थीटा डैश। और फोर्थ केस है जब हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा, सॉरी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, व्हेन z लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे y कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। अब हमारा जो एक्चुअली जो थीटा होगा वो हमारा जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, क्योंकि x की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ हमें एंगल बनाना है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है। तो इस केस में हम थीटा कैसे निकालेंगे, अब हमने क्या माना, इसको थीटा डैश माना। तो अब थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें अगर हम इस पूरे में से इस पार्ट को हटा दे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा बचा हुआ पार्ट क्या होगा,
ये होगा ना, और यही तो क्या है हमारे लिए, थीटा है। तो हमने इसको माना कि ये थीटा डैश। तो इस केस में जब हम अपना आर्ग्यूमेंट टेन थीटा फाइंड करेंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड, और यहाँ से निकलेगा थीटा डैश। और जब हम यहाँ से थीटा डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कब क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा हमारा 2 पाई माइनस थीटा डैश। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको ये बता, चलो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो पोलर फॉर्म है एक्चुअली हमें मिलती किस तरीके से है। सपोज हमें जो ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है वो है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, और हमने जब इसको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ किया इस तरीके से, ये हो गया हमारा एंगल, सपोज ये हमारी ये हो गया थीटा, ये हो गया a और ये हो गया b। तो अगर हम यहाँ से cos थीटा फाइंड करते हैं तो cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, cos थीटा होगा b अपॉन h। और ये आपको पता है ना h क्या होगा हमारा, h होगा स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि मोड ऑफ z। तो cos थीटा होगा b अपॉन h, b हमारा क्या है, a है, h हमारा क्या है, मोड ऑफ z, जिसको हम क्या लिखते हैं, r लिखते हैं। और अगर हम यहाँ से साइन थीटा फाइंड करें तो वो होगा p अपॉन h, p हमारा b है और h हमारा अगेन मोड ऑफ z, तो b अपॉन r। अब हम अगर ये जो इक्वेशन 1 था, जो इक्वेशन 2 थी, अब अगर हम इक्वेशन 1 में cos थीटा इज इक्वल टू a अपॉन r क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, r cos थीटा इज इक्वल टू a, यानी कि हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल चुकी है। और इक्वेशन 2 में भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, r साइन थीटा इज इक्वल टू b, और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। अब हम इनको क्या करते हैं, इस हमने a और b की हमें a और b की जो भी वैल्यू मिली उसको हम इस कॉम्प्लेक्स इस इक्वेशन में डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमारे पास है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, हमने a की जगह लिखा r cos थीटा, r cos थीटा प्लस b की जगह लिखा r साइन थीटा, और z इज इक्वल टू क्या हो गया, हमने क्या करा, यहाँ से r कॉमन लिया, r कॉमन आ गया, अंदर बचा, सॉरी यहाँ पे आयोटा भी था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्या हुई हमारी, ये होगी हमारी पोलर फॉर्म फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर।